नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द सिविलियंस विद शेखर सर में। एक नया इनोवेटिव कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इसमें मुख्य परीक्षा, यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा, नाम ही इसका बता रहा है मुख्य परीक्षा, उसकी तैयारी होती है बच्चों। मुख्य परीक्षा की पढ़ाई नहीं होती, उसकी तैयारी होती है। तैयारी इन द सेंस प्रीलिम्स में आप पढ़ लोगे, पढ़ के आप जाएंगे वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर पढ़े हो कभी न कभी तब भी सही विकल्प दिख जाएगा, आप उसको टिक कर दोगे, उसमें काला कर दोगे ओएमआर शीट में, और आप कट ऑफ पार कर लिए। जस्ट कट ऑफ को पार कर लीजिए, आप मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हो जाएंगे। आप मेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। प्रीलिम्स प्री परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा मात्र एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसको बस केवल कट ऑफ पार कर लेना है, उत्तीर्ण कर लेना है। लेकिन दोस्तों, मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा जैसा कि नाम ही कह रहा है मुख्य परीक्षा, यह सबसे मेन एग्जाम होता है। जैसा कि इसका नाम है, इसका मार्क्स जुड़ता है, इसमें कई पेपर हो जाते हैं, इसमें आपको बहुआयामी एक आपका परीक्षण होता है कि आप उत्तर प्रदेश की जो भाषा है हिंदी, उसका देवनागरी लिपि का ज्ञान है कि नहीं आपको, आप यहाँ पे कैसे सेवा दे पाओगे एक ऑफिसर के रूप में, उसका आपका एक परीक्षण होगा। निबंध, आप किसी टॉपिक पे कितना बहुआयामी, कितना विस्तार में सोच सकते हो, उसका परीक्षण करेगा। फिर आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं दोस्तों। GS1 जिसमें आपका इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र, इन तीनों चीज के, समाज के बारे में, इतिहास के बारे में और भूगोल के बारे में आपकी जानकारी देखी जाती है। आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आपको मालूम है कि नहीं, क्योंकि आप प्रीलिम्स निकाले हो। अब यहाँ मुख्य परीक्षा में देखा जाएगा कि आप अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर पा रहे हो। निबंध में देखा गया कि आप कैसे विस्तार दे पाते हैं, यहाँ पे देखा जाएगा आप विस्तृत चीजों को कैसे संक्षेप में दे सकते हैं। एक ऑफिसर दोस्तों, आपने देखा होगा अपने जीवन में कि कहीं पे गया, कोई मामला हुआ, वहाँ पे आज भी एसडीएम का काफ़ी महत्व होता है। कहीं विवाद हुआ, एसडीएम साहब आते हैं, उनकी बात लोग सुनते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। एसडीएम के कहने पे मामला शांत हो जाता है, लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। एसडीएम क्या करते हैं, सारी बात सुनते हैं, लेकिन संक्षेप में मात्र कुछ वाक्यों में जनता को संबोधित करते हैं और उनको संतुष्ट कर देते हैं। तो आपको ऑफिसर बनना है तो वो गुण आपको मुख्य परीक्षा में दिखाना पड़ेगा। यहाँ गागर में सागर भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मात्र एक समय सीमा है, मात्र 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। उस 20 क्वेश्चन में 10 तो मान लो लघु उत्तरीय होंगे, 10 आपके दीर्घ उत्तरीय होंगे। अब एक समय का अभाव बन जाता है। आप अगर एक नियंत्रित होके नहीं दे पाएंगे, आंसर लेखन नहीं करेंगे, तो आपका पीछे के क्वेश्चन छूट जाएंगे। और जैसे ही पीछे का क्वेश्चन छूटा मित्र, आप भूल जाइए आप एग्जाम पास करने वाले हैं, आप बाहर हो गए। एग्जाम गया, क्वेश्चन छूटा, एग्जाम छूटा, सीधी सी बात है, क्वेश्चन छूटना पाए। इसलिए आपको एक नियंत्रित होके, एक व्यवस्थित होके आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर मुख्य परीक्षा की पढ़ाई नहीं होती, मुख्य परीक्षा की तैयारी होती है। इसी प्रकार से पेपर 2 हम देखेंगे। पेपर 2 में संविधान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR, इन सब का अध्ययन किया जाएगा, उनकी तैयारी की जाएगी, उनका आंसर राइटिंग किया जाएगा, उसमें आपको परिपक्व बनाया जाएगा। फिर पेपर 3 में भी आपको अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन, कृषि के क्वेश्चन, पर्यावरण के क्वेश्चन, सुरक्षा के क्वेश्चन, इन सब चीज़ों पे, आपदा प्रबंधन, इन पर एक आंसर राइटिंग कराई जाएगी। आपको जो इसका एक सिलेबस है, उस सिलेबस का एक तैयारी कराई जाएगी आंसर राइटिंग के माध्यम से, उसमें भी आपको परिपक्व बनाया जाएगा। चौथा पेपर जो सबसे ज़्यादा एक अप्रत्याशित होता है, सबसे बड़ा फायदा उसमें यह है कि उसमें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। बस उस 3 घंटे में दिख जाएगा कि आप कितना क्या सोचते हैं और कितना तैयारी किए हैं, किस प्रकार से आपने अपनी तैयारी को अंजाम दिया है। और वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको नए नए मिलेंगे, केस स्टडी मिलेगा। जो बेसिक टर्म है, उन्हीं टर्म से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं कि वो आपको वहाँ मिलने वाले हैं। जैसे अकाउंटेबिलिटी क्या मतलब है, तटस्थता हुआ, ईमानदारी से क्या अभी आप समझते हैं, उसका कुछ उदाहरण देके समझाइए। या अभिप्रेरणा से क्या संबंध समझते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, शब्दावलियां हैं, इनके आधार पे तो आप कुछ वहाँ पे समझ सकते हैं, कुछ पहले से तैयारी कर सकते हैं। अन्यथा ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पर
टू द पॉइंट, वहीं पे आपको समझ के केस स्टडी के माध्यम से प्रश्न को हल लिखना पड़ेगा। एक आपको कई जे प्रकार से आप कदम उठा सकते हैं किसी सिचुएशन में, तो कौन सा सिचुएशन में कौन सा कदम आपके हिसाब से बेस्ट होगा वो आप लिखेंगे, और अगर वो एक एग्जामिनर के दृष्टिकोण में सही बैठा तो आप नंबर पा जाएंगे। इसलिए इसके लिए फोर्थ पेपर के लिए आप बिल्कुल ना परेशान होइए, इसको शेखर सर स्वयं पढ़ाएंगे। अब आते हैं हम अपने पहले पेपर में, जीएस पेपर वन, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके सोसाइटी के बारे में पूछता है, समाज के बारे में, जो सामाजिक थोड़ा सा समस्याएं चल रही हैं उनके बारे में। इसमें आज इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं भूगोल के बारे में। तो बच्चों, प्यारे साथियों, ज्योग्राफी एक वह विषय है जो आप पहली सांस से पढ़ना शुरू करते हैं, अनुभव करना शुरू करते हैं और अंतिम सांस तक पढ़ते हैं। बच्चा पैदा हुआ, उसने ऑक्सीजन लिया, सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, वायुमंडल हो गया। अंतिम सांस है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, वायुमंडल में चला गया, वहाँ भी भूगोल हो गया। ठीक, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप पर्यावरण में जी रहे हैं, पर्यावरण का समझ कहीं न कहीं से भूगोल से ही आता है। ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, इसीलिए कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि भूगोल के माध्यम से आप अपने पर्यावरण के बारे में एक समझ विस्तृत करेंगे, और न केवल आप परीक्षा को पास करेंगे बल्कि आप अपनी ड्यूटी के दौरान भी एक अच्छे ऑफिसर के रूप में रहेंगे, रिटायर होने के बाद भी पर्यावरण में ही जिएंगे। तो इसकी प्रारंभ, इसकी एक समझ आपको विकसित करना होगा। हम खुशकिस्मत हैं कि मुख्य परीक्षा में यूपीपीसीएस में यूपीएससी की तरह नहीं है। यहाँ पर जो लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड टॉपिक्स हैं सिलेबस के, उन्हीं टॉपिक्स से, उन्हीं सिलेबस के उन्हीं टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। यूपीएससी में तो क्या है कि वहाँ पर आपको एक करंट से हर टॉपिक को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन पीसीएस में आप टॉपिक के बारे में समझ लिए हैं तो आंसर आप लिख पाएंगे। लेकिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, यूपी पीसीएस के लिए आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। तो अपडेट होने का कार्य में हम आपके साथ हैं, हम उसको अपडेट करेंगे, आप भी अपना उसको तैयार करिएगा और जो आंसर मिला उसको उसी वे में लिखिएगा, ठीक है, तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। अब अपने अनुभव के आधार पे मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात कि मेंस के पेपर में समय प्रबंधन सबसे आवश्यक है। मेंस के पेपर में आपको क्वेश्चन पे एक गठा हुआ आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन नो डाउट ज़्यादा लंबा चला जाएगा। पहला प्रश्न जो आप पहला उत्तर लिखेंगे वह आपका 10 से 15 मिनट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके बाद से आपको नियंत्रित होना पड़ेगा ताकि आप लास्ट क्वेश्चन तक जा सकें। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि सर पहले लघु उत्तरी करेंगे, पहले दीर्घ उत्तरी करें, क्योंकि दीर्घ उत्तरी में ज़्यादा नंबर मिलने हैं। ठीक है, बात सही है आपके, लेकिन बच्चों जैसा कि आप बचपन से सुनते आ रहे हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको पहला जो एग्जामिनर जो आपका प्रश्न उत्तर पुस्तिका को देखेगा तो पहला उत्तर वो चेक करेगा, क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न को पहले चेक करेगा। और क्वेश्चन नंबर 1 लघु उत्तरी होता है। अगर आप उसको छोड़ दोगे, पहले दीर्घ उत्तरी करोगे, तो शुरू में तो एक बड़े तन्मयता से आंसर लिखा जाता है, बाद में जब स्पीड आ जाती है तो फिर तेजी तेजी होने लगता है। ठीक है, तो जब आप लघु उत्तरी का पहला प्रश्न देर में अगर किए तो उसमें आप घसीटा मारेंगे थोड़ा सा, उतने अच्छे से एक गठित रूप से आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो आपका इंप्रेशन थोड़ा सा कहीं डाउन हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप या तो तय कर लो कि हम 5 क्वेश्चन लघु उत्तरी करने के बाद दीर्घ उत्तरी में चले जाएंगे, या आप तय कर लो कि हम पहला 1 घंटा लघु उत्तरी देंगे, उसके बाद हम दीर्घ उत्तरी पे आ जाएंगे, उसको खत्म करके फिर लघु उत्तरी पे आ जाएंगे। जैसे भी आप चाहो इन दोनों विकल्प में एक अपना लो, है ना। अगली बात कि मेंस के आंसर में मेंस का आंसर प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिलके फाइनल मेरिट बननी है। इंटरव्यू अनएक्सपेक्टेड है, वो दिन कैसा जाए, किसके बोर्ड में जाए, अब आपके बोर्ड के चेयरमैन साहब या मेंबर्स किस मूड में हैं, कैसे वो आए हुए हैं घर से, या क्या तत्काल रूप से आपको देख के उनके मन में क्या पूर्वाग्रह आता है, यह आपके हाथ में नहीं है मित्र। इसलिए उसको छोड़िए। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है मुख्य परीक्षा का आंसर। मुख्य परीक्षा का आंसर अगर आप अच्छे से लिख दिए, आपने मेंस में ही कुछ नंबर कवर कर लिए। अब इंटरव्यू में बाई चांस आपको थोड़ा औसत अंक भी मिलते हैं, तब भी आप पीछे मुड़ के नहीं आने वाले हो। आप अंदर
फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे, आप चयनित हो जाएंगे। यह कला भी है और विज्ञान भी है। सिलेक्शन इज ऑल्सो आर्ट एंड ऑल्सो अ साइंस। दोनों चीजों में आपको लेकर चलना पड़ेगा। सिलेक्शन में कई दांव पेच है। गीता में भी कहा गया है कि 5 चीजें होती हैं जो आपको सिलेक्शन के लिए किसी आदमी के, किसी पुरुषार्थी व्यक्ति को जो जीत दिलाती है। 5 चीजें हैं जिनमें से भाग्य सबसे बाद में रखा गया। मित्र ध्यान दीजिएगा इस चीज को, भाग्य को सबसे बाद में रखा गया है। सबसे पहले खुद वह व्यक्ति हो गया, फिर उसका कर्म, उस व्यक्ति को कर्म भी करना पड़ेगा। उस कर्म के साथ उसका जो एनवायरनमेंट है, क्या उसके साधन है। साधन मतलब आप कहाँ से पढ़ रहे हो, किताबों से पढ़ रहे हो, किससे गाइडेंस ले रहे हो। ठीक, आप तो ऑनलाइन एक तैयारी का जमाना आ गया है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप किसको चुने हो, है ना। वो कितनी गंभीरता से पढ़ा रहा है, क्या केवल हंसी मजाक हो रहा है कि वहाँ पे कायदे के काम की चीजें मिल रही हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका विविध प्रयास। ठीक, विविध प्रयास मतलब कई प्रकार से प्रयास करने पड़ेंगे। आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको रटना भी पड़ेगा, आपको आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको ग्रुप स्टडी भी करनी पड़ेगी, है ना। आपको मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा, आपको आंसर लिख के सबमिट करके टीचर से चेक भी कराना पड़ेगा। फिर टीचर के जो उसमें व्यूज आएंगे उनको अपने में अपनाना पड़ेगा, उनको सुधार करना पड़ेगा। इस तरह से विविध काम करना पड़ेगा। और 5वां है किस्मत, भाग्य। ठीक, अगर आप ये सारे कार्य कर रहे हो तो भाग्य भी निसंदेह आपका साथ देगा। ठीक है, 99% ही सही है, लेकिन किस्मत आपकी साथ देगी और आप चयनित हो जाएंगे। तो ये तो एक सूक्ष्म में रहा कि आपको एक थोड़ा सा शेयर किया अपना तजुर्बा। बाकी प्रयास का कोई विकल्प नहीं है, आंसर राइटिंग का कोई विकल्प नहीं है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना पड़ेगा दोस्तों। पेपर 1 में भूगोल के सेगमेंट में 7 या 8 प्रश्न ज्योग्राफी से आते ही आते हैं। 7 या 8 प्रश्न। 2 सेगमेंट है, लघु उत्तरी जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और दीर्घ उत्तरी जिसमें पुनः 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो संभवतः 4 क्वेश्चन लघु उत्तरी में भूगोल से आ गया, 4 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी वाले खंड में भूगोल से आ गया। लघु उत्तरी वाले खंड में आपको 10 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, जिसको आपको 120 शब्दों की सीमा में लिखना पड़ेगा। दीर्घ उत्तरी वाला आपको 200 शब्दों की सीमा में लिखना पड़ेगा। मतलब आप औसतन, जैसे पहले 2 प्रश्नों को छोड़ दीजिए, उनको तो पूरा पेज लिखिए, बाकी लघु उत्तरी के जितने भी उत्तर लिखिए आप एक पन्ने में लिखिए। अगर आपकी राइटिंग बड़ी है तब फिर दूसरे पन्ने में जाइए। अगर आपकी छोटी राइटिंग है, औसत राइटिंग है, तो एक पन्ने में आंसर कंप्लीट करिए, स्किप करिए, अगले पे जाइए। उसमें भी तो सोच के लिखना होगा, अगले पे जाइए। सारा मैटर एक पेज पे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नीचे काट देना, है ना। तो इसके बाद सेकंड जो दूसरा सेगमेंट आएगा दीर्घ उत्तरी, उसमें 2 पन्ने लिखो। 2 पन्ने से बाद तीसरे में थोड़ा बहुत 2-4 लाइन अगर लिख दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 पन्ने में आंसर कंप्लीट करिए। औसतन 200 कहा गया तो ±10 वर्ड्स ले लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लघु उत्तरी में और दीर्घ उत्तरी में दोनों को मिलाते हुए हमने एक कुछ संभावित प्रश्न बनाए हैं। उन संभावित प्रश्नों को आइए हम बारी बारी से देखते हैं। उम्मीद है इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आने वाले 2022 के मुख्य परीक्षा में आपको जरूर मिलेंगे दोस्तों। इसके पीछे काफ़ी मंथन हुआ है। लगातार जो सेगमेंट आ रहे हैं यूपी पीसीएस के नए पैटर्न में, मेंस में, उनके आधार पर बनाया गया है। कुछ टॉपिक जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, इनके आने की प्रबल संभावना है। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश आ चुका है। ठीक, उत्तर प्रदेश में आपका मृदा के प्रदेश आ चुका है, मृदा के बारे में आ गया है। उत्तर प्रदेश के जलवायु पे अभी क्वेश्चन नहीं आया है, तो जलवायु पे पूरी संभावना इस बार क्वेश्चन आने की, है ना, उत्तर प्रदेश के जलवायु पे। इसी प्रकार से संभावित प्रश्नों की जो एक सूची तैयार की गई है, ये आपके सामने है साथियों। लघु उत्तरी में देखा जाए तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के स्थानीयकरण के कारकों का सोदाहरण विवरण दीजिए। यहां पर आप ध्यान देंगे कि क्या बात है, पहली बात चीनी मिलों के स्थानीयकरण को पूछ रहा है। दूसरी चीज यहां सोदाहरण मतलब उदाहरण के साथ देना है।
ऐसा क्यों प्रश्न बना है, ये क्यों आपके प्रैक्टिस कराई जा रही है? ये इसलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है दोस्तों कि पेपर 4 एथिक्स वाले पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन में यही पैटर्न है, उदाहरण के साथ बताइए, 100 उदाहरण प्रस्तुत करिए। तो जो पेपर बनाने वाला है वो थोड़ा सा मिला जुला काम करेगा ही। पेपर 4 का ये पैटर्न पेपर 1 में भी आ जाएगा। यूपीएससी का इस बार का प्रीलिम्स देखिए, नए पैटर्न पे ऑप्शन दे दिया है, ठीक, उसमें ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट। अब आगे से वो चीजें आपके प्रीलिम्स 2023 में पीसेस के लिए भी तैयार रहिएगा। इसीलिए ये सब टीचर का काम है, गुरु चौकन्ना रहता है, इन चीजों को देखता रहता है, फिर अपने विद्यार्थियों को उनको बताता रहता है, उनको आगे सचेत करता रहता है। चीनी मिल के स्थानीकरण टॉपिक सीधे सीधे मेंशन है आपके टॉपिक में, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों के स्थानीकरण के बारे में, प्लस यहाँ पे दूसरा क्या आपकी प्रैक्टिस हो रही है, उदाहरण देके करना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी पे लगातार आप क्वेश्चन देखते आ रहे हो। अब स्मार्ट विलेज पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, और स्मार्ट सिटी चलना है, इसके लिए स्मार्ट विलेज का होना आवश्यक है। गांधी जी ने भी कितना इस पे प्रयास किया था। स्मार्ट विलेज पे क्वेश्चन प्रबल संभावना है कि आए इस बार। अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारत के विकास में इसके महत्व को बताना है। 2 पार्ट है क्वेश्चन के, एक तो अवधारणा को बताना है कि स्मार्ट विलेज किसको कहेंगे, दूसरा भारत के विकास में इसका क्या महत्व है, इसको बताना है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज बुंदेलखंड क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। क्या ऐसी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज क्षेत्र हैं, प्रमुख खनिज केवल बुंदेलखंड में ही पाए जाते हैं? अगर नहीं तो बताइए, और अगर हाँ तो क्या कारण है, इसका कारण बताएं। अगला क्वेश्चन, विश्व में उत्पन्न सामयिक शरणार्थी समस्या, सामयिक मतलब अभी हाल फिलहाल में, पुरानी बातों को नहीं बताना है, पिछले 1 साल के अंदर जो आपके शरणार्थी समस्याएं नई उत्पन्न हो रही हैं उनके बारे में बताना है, और उनका उल्लेख करते हुए भारत पर, अपने भारत पर इसका आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का मूल्यांकन करना है। विशेष रूप से क्वेश्चन में क्या मेंशन है, आर्थिक और राजनीतिक, क्वेश्चन से उठाना पड़ता है कि हमको क्या पूछा गया, क्या बताना है। अगर आप यहाँ सामाजिक बता डालेंगे नंबर नहीं मिलने वाला, जो पूछा गया है उसी को बताना है, ठीक। ये 4 आपके हैं, हो गए लघु उत्तरी दोस्तों। इसके बाद दीर्घ उत्तरी आता है। दीर्घ उत्तरी देखें तो पहला प्रश्न है, भूकंप की उत्पत्ति के प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। करते हुए विवेचना करें, भूकंप के उत्पत्ति के प्रमुख कारकों का उल्लेख करना है। विवेचना करें, क्या विवेचना करें कि किस प्रकार यह पृथ्वी के अज्ञात भागों के विषय में ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा भाग क्या है प्रश्न का, कि यह बताना है कि किस प्रकार ये पृथ्वी के अज्ञात भागों के को भी ज्ञात करा दे रहा है, जिसके बारे में हम नहीं जान रहे थे या नहीं जान सकते, उनको कैसे ये बता देता है। कौन? भूकंप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दीर्घ उत्तरी में, महासागरीय जलधाराओं, जलधाराओं पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट प्रोबेबल है इस बार भी आएगा। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति व दिशा, 2 चीज है दोस्तों, उत्पत्ति और दिशा निर्धारण। उत्पत्ति को भी बताना है, दिशा निर्धारण को भी अलग से बताना है, के कारकों को बताते हुए दायरे निर्माण को भी बताना है। यहाँ 3 चीज हो गया, 1, 2 और तीसरा, इन तीनों चीजों के बारे में बताना है दोस्तों। दीर्घ उत्तरी है ना, तो थोड़ा ज्यादा लिखना भी पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति उसे महासागरीय संसाधनों के व्यापक दोहन योग्य बनाती है। भारत की जो अवस्थिति है, लोकेशन ऑफ इंडिया, जो उसका भौगोलिक एक अवस्थिति है, वो महासागरीय संसाधनों के व्यापक दोहन योग्य बनाती है भारत को। इसके बारे में इसको स्पष्ट करें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन वर्षा के कारणों और दूसरा वितरण को समझाइए, ठीक है। जलवायु पे प्रश्न अभी तक नहीं आया है, यूपी की जलवायु पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है नए पैटर्न मेंस में, इस बार प्रबल संभावना है जलवायु पे, ठीक है दोस्तों। तो ये 8 क्वेश्चन संभावित के रूप में हमने लिया है, पहले इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर
अगर आप चाहेंगे तो फिर लगातार हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसे बनाते चलेंगे। पूरे मेंस का, सभी चारों जीएस का और ऑप्शनल तो अलग है, सभी चारों जीएस पेपर का हम प्रैक्टिस कराएंगे। आप क्वेश्चन लिखिए, उसको भेजिए, हम उसको जांचेंगे भी और उसको आपको बताएंगे कि कैसे और अच्छा सुधार करें, कैसे इसमें मार्क्स बढ़ाएं। एक चीज आप प्रयास करिएगा, हमेशा निरंतर इस कोशिश में रहिएगा कि प्रत्येक उत्तर में आधे नंबर तो बढ़ा लो, आधे नंबर बढ़ा लो। कैसे बढ़ाना है अब उसके बारे में आइए देखते हैं। मुख्य परीक्षा में जो उत्तर लेखन है, इसमें जो उत्तर होता है उसके 3 खंड होते हैं। उत्तर में पहले आपको लिखना होगा उसकी एक भूमिका, फिर उसकी जो मेन बॉडी है उसका नंबर आएगा, मुख्य भाग जो है, और लास्ट में एक निष्कर्ष भी लिखना पड़ेगा ताकि ओपन एंडेड आंसर न रहे, आंसर को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो 3 इसका एक गठन हो गया दोस्तों। हम प्रैक्टिस करा के आपको इसी वे में कराएंगे। छोटे आंसर हैं, कैसे लिखेंगे भूमिका, निबंध तो है नहीं बड़ी सी लिखेंगे, पुराने पैटर्न पे होता था बड़ी सी भूमिका लिखते थे, इसमें भी लिखना पड़ेगा, लेकिन एक वाक्य की बस। पहला वाक्य जिसको आप किसी स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हैं, किसी फैक्ट से शुरू कर सकते हैं, उससे संबंधित किसी कंसेप्ट के शब्दावली से शुरू कर सकते हैं। इस तरह से एक लाइन में भूमिका देते हुए आंसर को शुरू करना है, फिर फटाक से उसके मुख्य जो पूछा गया है उस पर आ जाएंगे, वो मुख्य बॉडी हो जाएगा उसका, और लास्ट की लाइन एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचरिस्टिक टाइप की रहेगी जिसमें आप भविष्य को एक अच्छा देखते हुए, संपोषणीय विकास करते हुए एक निष्कर्ष लिखेंगे। अति आवश्यक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अपने आप आपका हाथ चल जाएगा, कंक्लूजन अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है कि उसका प्रारूप। लेकिन ये तो आप हमेशा जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा एक चीज और आप समझिए कि बस केवल आंसर लिख दिया, इसी तरीके से लिख दिया, जो मन में आया लिख दिया, ठीक है, पूरा पूरा पैराग्राफ में लिख दिया, ठीक है, किसी बच्चे ने पॉइंट पॉइंट में लिख दिया, क्योंकि मैंने सुना है कि पॉइंट में लिखने से नंबर मिल जाता। IIT और IIM जो यूपीएससी की तैयारी में यूपीएससी सेलेक्ट हो रहे हैं उन्होंने बताया है कि पॉइंट में लिखिए, सब ठीक है। जरा अपने से तो समझ लो, तुमको भी तो कॉपी चेक करने को अगर दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? खुद से आप ये एक बार अपने मस्तिष्क में ये प्रश्न डालिए कि आपका कोई जूनियर आपको आंसर लिख के दे तो कौन सा आंसर आपको अच्छा लगेगा? कि पूरा एकदम लिख लिख के भर डाला है वो वाला अच्छा लगेगा, कि केवल पॉइंट पॉइंट लिख दिया है वो अच्छा लगेगा, कि दोनों का एक कुशल मिश्रण हुआ है? ऊपर एक लाइन लिखा है, उसके बारे में प्रारंभ किया है, उसके बाद जो बिंदु पूछा गया है कि फलाने के निम्न कारक हैं, 1 2 3 4 5 कारक दे दिया है, या तो 2-3 लाइन में उनको एक्सप्लेन भी कर दिया, फिर उसके मान लो आलोचनात्मक व्याख्या है तो पॉजिटिव उसका सकारात्मक पक्ष लिखा 1 2 3 4, फिर नकारात्मक पक्ष भी लिखा 1 2 3 4, फिर दोनों को मिलाते हुए एक उसका निष्कर्ष लिख दिया। ठीक, तो ये अच्छा लगेगा। निश्चित तौर पर जो सटीक है एक तरीका वो यही है। आप अगर पूरा पैराग्राफ टाइप में लिखने लगेंगे तो आपका पेज कम पड़ जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप निश्चित समय में आंसर पूरे नहीं कर पाएंगे, और आप एक भी आंसर पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ज्ञान है वो एक रोक नहीं पाते हो अपने आप को। जब आप लिखने लगोगे तो लगेगा ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, लिखना शुरू कर दो, लिखते जाओगे। अगर आता है क्वेश्चन ठीक, नहीं आता है तब तो फिर थोड़ा बहुत ही लिखोगे जो सोच विचार के। इसलिए इससे बचने का तरीका है कि प्रैक्टिस करिए कि आप इस तरीके से एक लाइन भूमिका लिखिए, चाहे किसी आप उसमें
तथ्य से, कोई फैक्ट है जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का फैक्ट हो या करंट में कोई उससे जुड़ा हुआ फैक्ट हो, वहां से प्रारंभ करिए, एक लाइन लिखिए, फिर आप बॉडी पे आ जाइए, फिर निष्कर्ष पे आ जाइए। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात मैं क्या बताना चाहता हूं कि प्रत्येक उत्तर में अगर आप आधे नंबर भी बढ़ा लेते हो, हर उत्तर में, प्रत्येक उत्तर में आधे नंबर भी बढ़ा लेते हो, तो टोटल है कितने आपके प्रश्न? टोटल आपके 20 प्रश्न हैं। तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 10 अंक। आपने 10 अंक की वृद्धि कर ली, और 10 अंक दोस्तों आपको वीडियो से एसडीएम बना देगा। ये है 10 अंक का अंतर। ठीक, केवल यहीं पे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक ही पेपर है, जीएस के चारों पेपर है, 2 ऑप्शनल है। ठीक, तो 4 2 6 और 10, 6 पेपर में 10-10 ले लिया अगर, तो 60 आप नायब से एसडीएम बन जाओगे। ठीक, ये अंतर है आधे नंबर का, मात्र आधे नंबर आपको बढ़ाने हैं। लेकिन अब ये आधे नंबर कैसे बढ़ेंगे? आधे नंबर ऐसे तो बढ़ नहीं जाएंगे, इसके लिए कुछ आपको प्रयास करना पड़ेगा, कुछ अलग से करना पड़ेगा, कुछ विविध कार्य करना पड़ेगा गीता के अनुसार। विविध कार्य में क्या करोगे? आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट। ठीक, आप कोई चित्र, कोई डायग्राम बना सकते हो, आप कोई मानचित्र, मैप बना सकते हो। ठीक, ये कर सकते हो। इनका दूसरा उपयोग भी है। दूसरा उपयोग क्या होता है कि जब अंत में आपका समय कम बचता है, आपके क्वेश्चन अगर ज्यादा हैं, तभी भी इनका उपयोग हो जाता है। कैसे? आप फ्लोचार्ट के माध्यम से सकारात्मक नकारात्मक दो उसकी टांग फैला दिए, एक टांग पे सकारात्मक, एक टांग पे नकारात्मक को लटका दिए, और नीचे पॉइंट्स लिख दिए, नीचे निष्कर्ष लिख दिए, काम खत्म, है ना। उसकी प्रैक्टिस भी हम कराएंगे कि अंत समय में, एट द 11th आवर, जब छूट रहा है पेपर, तब कैसे फटाक से आप आंसर को कंप्लीट करिए। ठीक है, तो पहले तो आप ठंडे दिमाग से ये समझ लीजिए कि 3 भाग में आपको उत्तर लिखना होगा। लिखोगे तो अच्छा रहेगा, एक सुगठित उत्तर बनेगा। उसके बाद आपको कोशिश करते रहना है कि 1/4 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर हर उत्तर पे आपको बढ़ाना है। ठीक, पहला मेंस दे रहे हो कोई बात नहीं, दूसरा तीसरा मेंस दे रहे हो तो पिछले मेंस की तुलना में आपको सुधार करने होंगे। ठीक, आधे नंबर कम से कम हर उत्तर में बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ाओगे? इन तरीकों से बढ़ा पाओगे। ठीक है साथियों, अब वापस आते हैं हम। आइए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन लघु उत्तरी है। लघु उत्तरी पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के स्थानीयकरण के कारकों का सोदाहरण विवरण दीजिए। आपके प्रदेश पे ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के स्थानीयकरण के कारकों का सोदाहरण विवरण दीजिए। जो टेल होता है उसका भी बड़ा महत्व होता है कि विवरण पूछा है, कि व्याख्या पूछा है, कि विवेचना पूछा है, कि आपका आलोचनात्मक व्याख्या पूछा है। ठीक है, तो टेल जो इसकी पूछ है, जो लास्ट में इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्वेश्चन आंसर की दिशा क्या रहेगी, उस पर भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ विवरण देना है, यहाँ पर उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन देना है, उसके बारे में चीज़ों को बताना है। ठीक है, आइए, तो जैसा कि हमने देखा कि पहले हमको एक लाइन में भूमिका बनानी है। तो भूमिका हम कैसे बना सकते हैं? किसी तथ्य के साथ दे सकते हैं, किसी कथन के साथ दे सकते हैं, इसकी किसी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के संदर्भ में देखा जाए तो स्थानीयकरण के कारकों को पूछा गया है, स्थानीयकरण के कारकों का। और किसी उद्योग के स्थानीयकरण का सबसे प्रमुख कारक होता है उसका कच्चा माल, और चीनी उद्योग का कच्चा माल है गन्ना। गन्ना कैसी फसल होती है? गन्ना होती है एक उष्ण आर्द्र फसल, जिसको गर्मी चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, उच्च वर्षा चाहिए, उष्ण आर्द्र, ठीक, वेट ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। तो इसी पॉइंट से हम शुरू कर सकते हैं। दूसरा, यूपी चीनी उद्योग में नंबर 1 है, इस तथ्य के साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक, तीसरा, पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ही अंग्रेजों ने लगवाई थी, प्रतापपुर में,
इससे शुरू कर सकते हैं, किसी तथ्य से शुरू कर सकते हैं, किसी कंसेप्ट से शुरू कर सकते हैं। तो पहला आंसर हम कंसेप्ट से लेके चलते हैं। ठीक, हम लिखेंगे चीनी मिलों का प्रमुख कच्चा माल गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है। चीनी मिलों की कच्चा माल क्या है? कच्चा माल गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख कैश क्रॉप, प्रमुख आपका नकदी फसल है। ठीक है, पहली लाइन। अगला, गन्ना के उत्पादन के लिए, ठीक, एक हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब इसके मुख्य भाग में आ जाएंगे। मुख्य भाग में क्या है कि इसके कारकों को बताना है। तो गन्ना के स्थानीकरण का कारक क्या हो गया बच्चों? कच्चा माल ले लिया। ठीक, कच्चा माल। कच्चा माल किस पे डिपेंड करेगा? ये जलवायु पे डिपेंड करेगा। जलवायु पे, ये उसकी मृदा पे डिपेंड करेगा, या उस क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था पे, सिंचाई व्यवस्था पे डिपेंड करेगा। ठीक, इसके अलावा, कच्चा माल के अलावा वहां पे सस्ता श्रम है कि नहीं, इस पे निर्भर करेगा। इसके बाद वो वहां पे यातायात व्यवस्था पे डिपेंड करेगा, वहां की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, यातायात व्यवस्था कैसी है, क्या कच्चा माल गन्ना आराम से चीनी मिलों तक आ पा रहा है कि नहीं, चीनी मिल से जो चीनी निकल रही है वो आपके मार्केट तक आराम से जा पा रही है कि खराब हो रही है। ठीक, इन चीजों पे डिपेंड करेगा प्रमुख रूप से। ठीक, ऐसे तो कई पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन मैंने क्या बोला था, एक आपको थोड़ा सा नियंत्रित होकर करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट दीजिए, उनका थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, एक निष्कर्ष लिखिए, आगे स्किप करिए। एक ही पे बहुत मोहब्बत करके बैठे रहेंगे तो पीछे वाले से आप एक तरह से बेवफाई कर रहे हैं। पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 19, 20 छूटा तो आप छूटे। ठीक, लिस्ट में नहीं आने वाले हो, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करना है, फटाफट आपको टू द पॉइंट रहना है। क्वेश्चन समझने की प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन जो पूछा गया उसको लिख देना है, आंसर लिख देना है, निष्कर्ष लिख देना है, स्किप कर जाना है। ठीक, स्थानीयकरण के कारक क्या हो गए बच्चों? कच्चा माल, सस्ता श्रम और यातायात। अब इनको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमको लगा देना है। उत्तर प्रदेश में हमको लिखना होगा, पैराग्राफ चेंज करके, उत्तर प्रदेश में उष्ण आर्द्र जलवायु आपके उत्तर के तराई भाग में पाया जाता है। प्लस दूसरी लाइन, यहाँ पर सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था मध्य भाग तक दोआब क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पर गन्ना के अच्छी पैदावार के लिए एक उर्वर जलोढ़ मृदा भी साथ में पाई जाती है। तो उर्वर जलोढ़ मृदा प्लस आपकी सिंचाई व्यवस्था, ये दोनों क्या फैक्टर दे रहे हैं? गन्ना आपको मालूम है सबसे ज्यादा पानी चाहने वाली फसल है, और उसको एक उपजाऊ मृदा चाहिए होती है, जो या तो काली मिट्टी हो या तो आपकी जलोढ़ मिट्टी हो। तो जलोढ़ मिट्टी प्लस सिंचाई व्यवस्था आपके गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार कराता है दोआब क्षेत्र में। नंबर 2 पे आता है तराई बेल्ट। तराई बेल्ट अपने आप नमी वाला क्षेत्र है, उष्ण आर्द्र है। ठीक, वहां पर गन्ने की अच्छी पैदावार होती है। तो जहां पर गन्ने की अच्छी पैदावार होगी, भारत के उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में गन्ने की अच्छा पैदावार होगी, तो वहीं पर चीनी मिल भी रहेंगे। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कोई कारण है? यस, उस कारण को मेंशन करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा दोस्तों कि चूंकि चीनी उद्योग एक भार ह्रास उद्योग है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों तो उनके लिए होगा वेट लूजिंग, सिंस sugar industry is a weight losing industry।
चीनी मिल एक भार ह्रास उद्योग है। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर कच्चा माल के वजन की तुलना में जो उसका उत्पाद होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसका वजन कम होगा। कच्चा माल ज्यादा भारी होगा और जो पैदावार होगा वो कम होगा। आप जानते ही हैं, चीनी मिल में ट्रैक्टरों ट्रैक्टर चले आते हैं गन्ना लाद के, और बैलगाड़ी से गन्ने चले आ रहे हैं, और निकलता कितना है? बोरी में चीनी निकलता है। तो फाइनल प्रोडक्ट कम हो गया, कच्चा माल ज्यादा हो गया। तो ऐसे उद्योग हमेशा कच्चा माल के स्थान के पास ही लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो व्यय होता है, यातायात व्यय, उसको कम करना है। एक उद्योगपति हमेशा प्रॉफिट देखेगा। प्रॉफिट देखने के लिए उसको अपने उत्पाद की कीमत को कम रखना होगा, और उत्पाद की कीमत को कम रखने का सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है अपनी लागत को कम करना। तो लागत, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक, वेबर के टाइम से ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देखा जा रहा है। तो वेट लूजिंग उद्योग होने के कारण, भार ह्रास उद्योग होने के कारण, इसका स्थानीकरण कहां पे है? कच्चा माल के पास है। स्थानीकरण कच्चा माल अर्थात उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में ही है। उत्तरी क्षेत्रों में ही है। अब उदाहरण के साथ हमको देना पड़ेगा कि मान लीजिए एक उद्योग हमने एक चीनी मिल हमने गोरखपुर क्षेत्र में लगाया, और दूसरी चीनी मिल हमने महोबा में लगाया। ए और बी एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा एक। मान लीजिए हमने एक चीनी मिल गोरखपुर में लगाया और दूसरी चीनी मिल आपने महोबा जिले में लगाया। महोबा जिला बुंदेलखंड में पड़ता है, पठारी एरिया है, वहां पर गर्मी तो है लेकिन पानी नहीं है। ठीक, और गोरखपुर में तराई एरिया है, वहां पे गर्मी भी है, पानी भी है। ठीक, तो मान लीजिए आप लिखेंगे, मान लीजिए हमने एक चीनी मिल गोरखपुर में लगाया और दूसरी चीनी मिल हमने महोबा में लगाया। मान क्या लीजिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार 8 नई चीनी मिल लगवाने जा रही है, और पुरानी चीनी मिल जो बंद हो रही हैं उनके बारे में भी सरकार इस समय काफी पॉजिटिव सोच रही है, उनको भी बचाने के लिए है। न्यूज में इस समय चीनी मिल काफी है, इसीलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, इसीलिए इसको संभावित प्रश्न में रखा गया है। जो चीनी मिल पे समस्याएं थी, कई चीनी मिल बंद हो रही थी, उनको बचाने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रहा है। सरकार ने चीनी का कॉस्ट भी बढ़ा दिया है, गन्ना का। अब गन्ना जो किसान हैं, गन्ना बोने वाले जो किसान हैं, उनको एक अच्छी लागत मिलेगी, तो वो गन्ना भी अच्छा बोएंगे, नई चीनी मिलें भी खुलेंगी। ठीक है, 9 चीनी संभाग हैं उत्तर प्रदेश में, 9। ठीक है, लिखेंगे हम। मान लीजिए हमने एक चीनी मिल गोरखपुर में लगाया और दूसरी चीनी मिल हमने महोबा में लगाया। फिर दूसरी लाइन, गोरखपुर में उचित जलवायु, अनुकूल जलवायु होने के कारण वहां गन्ने की पैदावार अच्छी होती है, जिस कारण गोरखपुर चीनी मिल को कच्चा माल सुलभ हो जाएगा। आसपास के क्षेत्रों से पर्याप्त गन्ना पाने के कारण गोरखपुर स्थित चीनी मिल सुचारू रूप से चल पाएगी, जबकि महोबा क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण वहां गन्ने का उत्पादन एक दुष्कर कार्य है, जिस कारण से वहां कच्चा माल अर्थात गन्ना की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो सकती, जिस कारण वहां चीनी मिल लगाना एक उपयोगी कदम नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। महोबा में चूंकि वहां पे पानी की कमी है, तो वहां पे गन्ना ही नहीं होगा तो वहां चीनी मिल अच्छे से नहीं लगा पाओगे। लगाना चाहो लगा दो भाई, गवर्नमेंट पॉलिसी लगाएंगे, ठीक है लगा दीजिए। अब क्या होगा? नुकसान। कैसे नुकसान होगा? आपको चीनी लेने के लिए महोबा में एटलीस्ट कानपुर क्षेत्र तक तो गन्ना हो जाएगा, दोआब क्षेत्र तक, वहां से महोबा ले जाना पड़ेगा आपको। वहां से महोबा आपको दक्षिण की तरफ ले जाना पड़ेगा गन्ना को, और जब ले जाओगे तो भाई डीजल लगेगा, कॉस्ट लगेगा। ठीक, अब जो चीनी बनेगी वो महंगी हो जाएगी, कोई नहीं खरीदने वाला, चीनी मिल अपने आप बंद हो जाएगी। अगर चीनी मिल में सामान महंगा हुआ तो प्रॉफिट नहीं आएगा, तब बंद हो जाएगा। चीनी मिल में गवर्नमेंट पॉलिसी कोई आ गई कि भाई
सहकारिता है तो हम नहीं चला सकते हैं ऐसा वैसा, तो वो बंद हो जाएगी। चीनी मिल में आपके कच्चा माल की सुलभ उपलब्धता नहीं हुई तब बंद हो जाएगी। तो ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं। इसी कारण जैसे जौनपुर में चीनी मिल हुआ करती थी वो बंद हो चुकी है ना। तो जहाँ पर कच्चा माल सुलभ होगा, श्रम भी मिल जाएगा, यातायात व्यवस्था अच्छी रहेगी, मार्केट भी नज़दीक रहेगा, वो प्रॉफिट में रहेगी, वो चीनी मिल आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है साथियों, तो ये रहा। आप बॉडी में आप इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे जलवायु है उत्तरी क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में, उसके बाद दूसरे नंबर पे तराई क्षेत्र आता है। यहाँ पर गन्ने की पैदावार अच्छी होती है जो चीनी मिलों में सुलभ सप्लाई पहुंचा देता है। इस कारण से यहाँ चीनी मिलों का स्थानीयकरण भी बड़ी मात्रा में हुआ है। जबकि एग्जाम्पल के माध्यम से आप दिखा देंगे कि दक्षिणी भाग में बुंदेलखंड में चीनी मिल लगाना कोई उपयोगी कदम नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आप उदाहरण के साथ सिद्ध कर देंगे कि जो स्थानीयकरण है उसके पीछे कारक जो हैं वो उचित हैं। ठीक, जलवायु भी कारक हो गया। सस्ता श्रम सेकंड नंबर पे आता है, उसका यहाँ मैटर नहीं आएगा, पहला ही कारक कट जा रहा है। ठीक, जलवायु मतलब एक जल की मात्रा अच्छी होनी चाहिए उस क्षेत्र में, तो वो वहां पे आपको उत्तरी क्षेत्र में ही मिलेगा। तो अब निष्कर्ष में क्या लिखना होगा, वहां भी एक लास्ट लाइन लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अच्छा लिखना पड़ेगा कि भारतवर्ष में प्रदेश का चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान आ गया है, जिसको हम सहकारिता, नागरिक सहयोग व उचित सरकारी नियमों के क्रियान्वयन, जो सरकारी नियम थोड़ा उनकी तारीफ करना, आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज का तारीफ भी बीच बीच में जहां उचित हो करते रहना है। ठीक, कि जो सरकारी नियम बन रहे हैं उनका हम सहयोग करते हुए उनका उचित क्रियान्वयन के माध्यम से हम चीनी उद्योग के संपोषणीयता के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। ठीक है, एक कीवर्ड मिल गया आपको, संपोषणीयता, जहां चाहो यूज कर लो, नंबर बढ़ा लो आधे नंबर। ठीक है ना, तो निष्कर्ष में इसको यूज करिएगा कि हम इन माध्यमों से प्रदेश के चीनी उद्योग का चीनी उत्पादन के मार्ग की संपोषणीयता को प्रशस्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह आप आंसर इसको लिख सकते हैं। तो एक पेज में आप आंसर लिखिए और हमारी संस्थान को भेजिए, उसको चेक करके हम उसको आपको देंगे, फिर आंसर लिखिएगा उनको अप्लाई करते हुए बिंदुओं को। आप खुद देखेंगे, दोनों आंसर अपने से पढ़ लेना, दोनों में आपको काफ़ी अंतर मिलेगा। आप खुद कहोगे कि हाँ यार मजा आ गई, आंसर तो सुधर रहा है, फिर देना, फिर उसमें सुधार होगा, फिर होगा। ऐसे करत करत अभ्यास दें, जड़मत होत सुजान, है ना। तो उसी प्रकार से हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे करके शनय शनय आपके अंदर परिवर्तन होगा और मुख्य परीक्षा आने के पूर्व आप उस योग्य रहोगे कि आप 3 घंटे में 20 प्रश्न कर पाएं और एक सही गठित रूप में कर पाएं और हर में थोड़ा सा नंबर खींच पाएं और हमारी अपेक्षा पे साकार उतरें कि आप चयनित की लिस्ट में शामिल रहें साथियों। तो आज के वीडियो हम यहीं रोकते हैं, कल फिर आगे को क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, तब तक नमस्कार।